हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20 दिसंबर 2023 और हम देखेंगे 18, 19 और 20 3 दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली द हिंदू एनालिसिस। चलिए आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट शुड एग्जामिन गवर्नर्स एक्शंस, केरला सीएम ने बोला। तो ये जो अब गवर्नर का टॉपिक हो गया है, ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में पिछले एक महीने से कोई भी टॉपिक नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर आपको कंप्लीट गवर्नर को देखना होगा। अब क्या इसमें देखना होगा? उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, उनकी अपॉइंटमेंट, उनको रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या दिया गया है। कुछ नोटेबल गवर्नर के एग्जाम्पल भी लक्ष्मीकांत के एंड में दिया हुआ है। पूरा अब आपको गवर्नर का टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करना है, ठीक है। और जो वेरियस कमिटीज़ हैं गवर्नर के रिफॉर्म के लिए, वो उनका क्या कहना है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट का क्या कहना है। तो ये सब कुछ अब आप गवर्नर के टॉपिक को जाके कवर करेंगे फ्रॉम लक्ष्मीकांत। और सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को जाके चेक करेंगे कि वहाँ पे गवर्नर के रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या बोला गया है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल याद होना चाहिए, पूरे कमेटी के रिफॉर्म्स भी याद होने चाहिए आप, ठीक है। तो होप आपको ये आर्टिकल अब समझ में आया होगा। गवर्नर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है काशी तमिल संगमम के बारे में। एक्चुअली लास्ट ईयर से एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को पूरा करने के लिए। तो इसको देखा कैसे जा रहा है? कल्चरल रेनेसांस के तरीके से। आपको पता है जैसे कि काशी है, बनारस और तमिल, इनके बीच में एक कनेक्शन को बिठाने के लिए, नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है उसको ब्रिज करने के लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसके अलावा आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? आदि शंकराचार्य के बारे में जानना है और रामानुजाचार्य के बारे में जानना है। ये दो भक्ति शेड्स के बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से अच्छे से पढ़ लेना है। सेंगोल का जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल जो स्थापित किया गया उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें हो गई, एक कल्चरल रेनेसांस, सेंगोल और ये दो भक्ति सेंट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3% बाई 2026। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि 2023 में कोल का डिमांड सबसे ज़्यादा पीक हो गया है, लेकिन COP28 में जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम कोल करने वाली है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ सालों में जो कोल का डिमांड है वो शायद गिर सकता है बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ के कारण, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ के कारण कोल की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है बाय 2026। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताया गया है कि यहाँ भी जगन्नाथ टेम्पल, जैसे कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, उसी तरीके से जगन्नाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बाई ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि ये जगन्नाथ टेम्पल बना किस डायनेस्टी में था। जैसे ये 12th सेंचुरी का टेम्पल है, किस डायनेस्टी के और कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। और किसके दौरान हुआ है? तो ये आपको आर्ट एंड कल्चर से अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भूटान में क्या हो रहा है कि जो कोविड के बाद वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हिट हुई है, टूरिज़्म इंडस्ट्री डिक्लाइन में गई है। तो उसको रिवाइव करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है भूटान की गैलीफू में, ग्रीन सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा, गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब आपको गैलीफू कहाँ पे है इसका लोकेशन मैं कल के न्यूज़पेपर में डाला है, तो हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है, ये लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड की, ये सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सूरत जो है वर्ल्ड की डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है। तो यहाँ पे एक उसके लिए एक ऑफिस बनाया गया है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है? तो सूरत में है, ठीक है। होप यू गेट दिस आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिजिनियसली बिल्ट यूनिट फॉर ए काकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में। उसी तरह आपको एक मैप बनाना है
जितने भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको मैप आउट करके अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको एक आर्टिकल बना के रखना है कि फर्स्ट स्टेज क्या था, सेकंड स्टेज क्या था और थर्ड स्टेज क्या था, ठीक है। होप यू गेट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, रेड सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैंने आज ही रेड सी के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ में। 1-2 दिन में मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा। तो होप आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है इसको कैसे यूज़ करके हम कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी डायनेमिक है। तो इसमें बताया गया है सिकल सेल डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया को कैसे क्योर कर सकते हैं। तो क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वो एक जीन थेरेपी की टेक्नोलॉजी है जिसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ में मिला था 2022 में। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, सॉरी, नोबेल पीस प्राइज़ नहीं, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन में मिला था इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो आपको एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये एडिटोरियल है ये रेड सी के बारे में कि रेड सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, बाबल मंडप स्ट्रेट क्या है, गल्फ ऑफ अडन कहाँ है। तो ये सब मैंने आज के वीडियो में कवर किया है। वर्ल्ड मैपिंग की एक वीडियो सीरीज़ है जो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप रेड सी जाके पढ़ लेंगे तो ये आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, तो आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 324 वो कहता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए जिसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट बहुत समय से गवर्नमेंट अपने फेवर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करती थी जिससे इलेक्शन बायस का खतरा होता था कि कहीं जो इलेक्शन करवाने वाली सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एजेंसी कहीं वो गवर्नमेंट की तरफ बायस तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन डाली गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दिनेश गोस्वामी कमेटी और लॉ कमीशन दोनों ने ये सजेस्ट किया था कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इंडिया और LOP होने चाहिए जो सेलेक्ट करें चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लाया है जिसमें से एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो सर्च कमेटी के बाद सेलेक्ट करेगी कौन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उस सिलेक्शन कमेटी को 3 मेंबर हेड करेंगे, पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा LOP और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। और दूसरे और एक और होंगे, वो होंगे एनी कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो 3 मेंबर कमेटी होगी जिसमें से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर रखा है, ठीक है। तो और इसमें यह बताया गया है कि और कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबली चीफ इलेक्शन। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण दिया है। तो आप इस जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक नया भी समझ में आएगा। होप यू गेट दिस एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं। सिएरा लियोना ये एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 क्वेश्चन आए होंगे पिछले लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट या तो कभी अफ्रीकन लेक्स के बारे में पूछा जाता है या तो अफ्रीकन कू के बारे में पूछा जाता है या कि कोई कॉन्गो बेसिन ऐसे हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा जो अफ्रीका पे बेस्ड है उसकी क्लास भी ले लूँगा और एक ट्विटर पे पोस्ट भी डाल दूँगा। सो होप यू गेट दिस। सिएरा लियोना आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट पे एक आर्टिकल था, तो सेल्फ रीड आर्टिकल है ये। होप यू गेट दिस। आगे बढ़ते हैं। ये 19 दिसंबर का। तो क्या हुआ है कि 78 MPs प्लस कुछ 42 MP, टोटल 141 MPs को सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक एडिटोरियल आया है कि जो डिनायल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट होता है वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग यानी डेमोक्रेसी को एक तरीके से ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो एक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल कैसे ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिबेट और डिस्कस करना है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको पढ़ना है और ये समझना है कि कैसे अगर डिबेट ही डिस्कशन नहीं होगा, सब आउटसाइड ही पार्लियामेंट के रहेंगे, तो कोई भी बिल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा। बिल्स पास हो जा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास थम्पिंग मेजॉरिटी है राइट नाउ। तो डिसेंट और डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा सा आर्टिकल था, एडिटोरियल भी था और ये न्यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो बिल हमेशा जब एक्ट बन जाए तब पढ़ना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि एक दो बार ऐसा भी बिल जो पेंडिंग है उन पे भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये टेलीकॉम बिल है जो पिछले टेलीग्राफ एक्ट था 1885 का, उसको 1885 का उसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। स्पैम कॉल और मैसेजेस को कैसे कर्व करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का सहारा लिया जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए भी रास्ता खोला जाएगा और भी कुछ कुछ इसमें है। तो एक बार इसको एक्ट बन जाने देते हैं, इसके बाद जो भी अमेंडमेंट होने देते हैं, जो भी कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद हम इसको डिटेल में जब एक्ट बनने के बाद होगा तब इसको देखेंगे, ठीक है। अभी आपको केवल ये जानना है कि बिल आया है जो टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा 1885 वाला, ठीक है। अब एक ये आया है कि शाही ईदगाह जो मॉस्क है और मथुरा में रामकृष्ण जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण जन्मभूमि और ये जो मॉस्क शाही ईदगाह, ये दोनों बगल बगल में। तो ये पिटीशन डाली गई है कि ये जो मस्जिद का एरिया है वो भी मंदिर के अंडर आता है। तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे कराने का एक दिया है, जैसे कि काशी में दिया गया था जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बारे में बताया जाएगा कि पहले ही सर्वे हो जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको पढ़ना है और ये शाही ईदगाह का लोकेशन कहाँ पे है और ये कृष्ण जन्मभूमि से कैसे डिस्प्यूट में आया है और इसका मस्जिद का किसने निर्माण करवाया था, औरंगज़ेब ने, मुगल एम्परर औरंगज़ेब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक एक्सपेडिशन, तो आर्कटिक में हमारा एक स्पेस स्टेशन है हिमाद्री, वहाँ पे एक रिसर्च होने वाली है जिसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। अब वहाँ पे क्या क्या बातें होंगी, कॉस्मिक डॉन के बारे में रिसर्च की जाएगी, ठीक है। कॉस्मिक डॉन क्या होता है कि पीरियड व्हेन द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी वर बॉर्न इन यूनिवर्स, तो इसके बारे में रिसर्च होगा वहाँ पे रिसर्च स्टेशन, ठीक है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन जो कि इंडिया का रिसर्च स्टेशन है एट आर्कटिक। एंटार्क्टिका में भी हमारे 2 स्पेस रिसर्च स्टेशन है। क्या आपको उसका नाम पता है? अगर नाम पता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये है गैलीलियो प्रोजेक्ट। तो इसका लोकेशन कहाँ है? ये आसाम से लगा हुआ एक सिटी है। तो ये है गैलीलियो का रीजन। यहाँ पे एक इकोनॉमिक रिवाइवल करवाने के लिए इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भूटान अंडरटेक कर रहा है, ठीक है। सो ये भी समझ में आ गया होगा। ये COP28 और अफ़गानिस्तान को क्यों बाहर रखा गया है, इसके बारे में आर्टिकल था। तो इससे ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है क्लाइमेट चेंज को लेके। अब उनको इस मीटिंग्स में एंट्री नहीं दी जा रही है बिकॉज ऑफ द तालिबान टेक ओवर। तो वही है, वही बात, ज़्यादा बातें की गई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब सिटीज़ जैसे कि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन के कारण क्लाइमेट चेंज में क्या क्या फ़र्क पड़ा है, जैसे कि अभी आपने देखा चेन्नई में फ्लड्स, ठीक है। तो सिटीज़ का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। आप नेशनल लेवल पे प्लान बना सकते हैं, लेकिन जब सिटीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम सिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं तो हम जाके एक अच्छा बेटर मिटिगेशन और एडेप्टेशन प्लान क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बना सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे चेन्नई ने अपना एक प्लान लिया कि हम 2050 तक टारगेट रखते हैं जीरो एमिशंस का, और इंडिया का टारगेट है 2070 तक। तो ये थोड़ा थोड़ा सिटीज़ का भी रोल क्या हो सकता है क्लाइमेट चेंज में, उसके बारे में एक आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अभी कैग ऑडिट्स के बारे में बताया, तो आपको ऑफिस ऑफ कैग पहली बात पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो ऑडिट हो रहा है बिल्स का और रिपोर्ट्स का, वो कैसे घट रहा है, ठीक है।
2017 से 2023 के बीच में देखिए तो लोवेस्ट ऑडिट ईयर्स हो रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी रेलवे का ऑडिट सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑडिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री मैनर, ठीक है। तो ऑडिट ही नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि गड़बड़ियाँ हुई कहाँ हैं। तो कैग का ऑफिस आपको पता होना चाहिए और ये जो कंसर्निंग डेटा आया है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपके लिए एक सेल्फ रीड आर्टिकल था जो आई होप आप सबने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर, ये वही है सस्पेंशन ऑफ एमपीज जो हमने कल बात किया था। तो इसमें ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन पे मैंने एक ट्विटर आर्टिकल लिखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड होते हैं जिसमें किसी एक एमपी को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में कल के आर्टिकल में था कि ये शाही ईदगाह के कॉन्टेक्स्ट में था, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये रेड सी है। अब रेड सी का इम्पॉर्टेंट लोकेशन बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये रेड सी है। रेड सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज इजिप्ट हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, सूडान हो गया, एरिट्रिया हो गया, जुबीती हो गया, यमन हो गया, ठीक है। और कौन कौन से बॉडी है, बाबुल मंडेब है, गल्फ ऑफ एडन है, ये सरमल शेख सिटी है, गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अकाबा है। तो ये आपको रीज़न पता होने चाहिए, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है। क्या होता है इससे? जो काउज होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे रेड ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है लंपी स्किन डिजीज़। इसके बारे में आपको पढ़ के फाइनलाइज करना है। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा बोरोइंग्स बाय द स्टेट। तो स्टेट्स कैन बोरो एन एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ दिस फिस्कल ईयर, ये बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो अब इसमें ये बोला है कि 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था कि 0.5% का जो उनके जीएसडीपी का बोरोइंग लिमिट है वो हम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा। पावर सेक्टर में जो आप इतनी सब्सिडी दे रहे हैं उसको बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये उसका एक्स्ट्रा बोरोइंग्स के बारे में था, ठीक है। जब भी आप इकोनॉमिक के सेक्शंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बोरोइंग्स वाला टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अब ये न्यूज़ में भी आ गया है तो वो टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। प्लेसेस इन न्यूज़ में वॉल्केनो फटा है एट आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड कहाँ है? लोकेशन मैप में आपको देख लेना। तो ये एक अच्छा सा आर्टिकल था, काफ़ी यूनिक आर्टिकल है। हाउ डू एनिमल सीन इन डार्क, ठीक है। हम अंधेरे में चले जाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ नॉक्टुरल एनिमल्स होते हैं जिनको रात में बहुत अच्छे से दिखता है। तो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है? फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन उस प्रोसेस का नाम है जिसकी वजह से एनिमल्स रात में भी देख सकते हैं। तो होप आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे। ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था आज के न्यूज़पेपर में। एक ही अच्छा एडिटोरियल था, इसमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं 2025 तक 20% करने का, उसमें एक डेंट आ गया है बिकॉज ऑफ लोअर शुगर केन प्रोडक्शन। हम जैसे कि मानते हैं कि शुगर केन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में किया जा रहा था टू इथेनॉल ब्लेंड, लेकिन अभी शुगर केन का प्रोडक्शन ही कम हो गया है। तो उस वजह से जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो टारगेट्स है वो हम मिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कौन कौन से 2 फूड आर्टिकल्स हैं जिसमें बनाए जा सकते हैं, कॉर्न और शुगर केन। अगर हम कॉर्न को लेने लगेंगे तो कैसे ये जाके हाई प्राइसेस मतलब हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, तो उसके बारे में बताया है। तो अच्छा आर्टिकल था, इसको पढ़ना चाहिए था। तो ये था 20 दिसंबर 18, 19 और 20 दिसंबर का न्यूज़पेपर। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब